जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं और हमारा जो चैप्टर 3 है वो है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले पार्ट में इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव जानने से पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड विभव के बारे में थोड़ा सा जान लें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जाना है, बट यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में थोड़ा सा बता दूँ ताकि आगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को ईजिली समझ सकें। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था और बताया था कि एक पात्र में हम एक विलयन लेते हैं और यह विलयन कैसा होता है, धातु के लवण का जली विलयन होता है। और इस जली विलयन में हम धातु की एक छड़ लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करता है और धातु की छड़ को हम M से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो धातु का लवण का जली विलयन है वो एक वैद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। और जब हम धातु के इलेक्ट्रोड को वैद्युत अपघट्ट में छोड़ते हैं तो विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन और इलेक्ट्रोड पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं ये विपरीत आवेश होते हैं। इलेक्ट्रोड पर हो सकता है निगेटिव है तो आपके विद्युत अपघट्ट में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और यदि इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो विलयन में निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब ये है कि विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश दिखाया है और विलयन में धन आवेश दिखाया है। तो इसके विपरीत भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोड पर अगर धन आवेश होता तो विलयन में ऋण आवेश होता। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश लेते हैं और विलयन में धन आवेश लेते हैं। अब ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो एक निश्चित मान पर क्या होते हैं कि रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों के विभव का अंतर निकालते हैं, यानी कि इस छड़ की और इस इलेक्ट्रोड की विभव का अंतर निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, जिससे धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है और इसी विभवांतर के अंतर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और यदि आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव एक इलेक्ट्रोड विभव ही है, परंतु यहाँ पर सिर्फ मानक लग गया है। तो मानक क्या होता है हमको यही समझना है। तो मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब हम मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड विभव ही कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक परिस्थितियाँ क्या हैं पहले हम ये समझ लें तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि मानक परिस्थितियाँ क्या हैं। तो जब हम कोई विद्युत अपघट्ट किसी पात्र में लें तो विलयन की जो सांद्रता होगी, विलयन की सांद्रता हम कितना लेंगे, 1 मोलर लेंगे, और निकाय का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन, और जो गैस का दाब होगा वो होगा 1 एटीएम। यही जो 3 कंडीशन है, यही तीनों कंडीशन कहलाते हैं मानक परिस्थितियाँ। अब आइए देखते हैं कि कैसे इससे एक इलेक्ट्रोड विभव बनेगा और कैसे हम उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक निकाय तैयार किया है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव के लिए निकाय तैयार किया था, परंतु यह जो निकाय तैयार किया गया है वो मानक परिस्थितियों पर तैयार किया गया है। तो मानक परिस्थितियाँ आप जानते हैं, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि निकाय का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन होना चाहिए और विलयन की जो सांद्रता हो वो 1 मोलर होनी चाहिए। चूँकि यहाँ पर कोई भी गैस नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर गैस के दाब की चर्चा हम नहीं करेंगे। अब यह जो निकाय है यह मानक परिस्थितियों पर है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आइए देखें कि हम जब मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करेंगे तो हम क्या लिखते हैं। तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर
धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही हम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है। तो जब आप इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव में आप कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं और विलयन की सांद्रता आप कोई भी ले सकते हैं। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोड विभव की। लेकिन जब मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो वहाँ पर हम निकाय का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन लेंगे और विलयन की जो सांद्रता लेंगे वो 1 मोलर लेंगे, तभी हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, परंतु मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ई के ऊपर जब छोटा सा जीरो लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं ई नॉट। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार क्यों। तो इलेक्ट्रोड विभव की भांति ही मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। पहला है मानक आक्सीकरण विभव और दूसरा है मानक अपचयन विभव। तो जैसे उसमें मैंने आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में बताया था, सेम वैसे ही इसकी परिभाषा है, परंतु मानक परिस्थितियों को लेकर है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि मानक आक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव को, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें मानक आक्सीकरण विभव की, तो मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड के आक्सीकरण प्रवृत्ति को हम मानक आक्सीकरण विभव द्वारा व्यक्त करते हैं। वहीं हम बात करें मानक अपचयन विभव की, तो मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड के अपचयन की प्रवृत्ति को हम मानक अपचयन विभव द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि इलेक्ट्रोड पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होती हैं, तो ये जो धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं वो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं आक्सीकरण और अपचयन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण अभिक्रिया होता है तो वो कहलाता है आक्सीकरण विभव और जो अपचयन अभिक्रिया होता है वो कहलाता है अपचयन विभव। और यदि यह मानक परिस्थितियों में हो तो ये कहलाएगा मानक आक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। तो ये सब कंडीशन जानने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं उन टॉपिक को इस वीडियो में बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक आक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव दोनों में से किसी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। परंतु यदि हम बात करें IUPAC के अनुसार, तो IPSC के अनुसार मानक अपचयन विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हम मानक रूप में किसको ले रहे हैं? मानक अपचयन विभव को। तो जब भी हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होगा तो वहाँ पर हम किसको लेंगे? मानक अपचयन विभव को लेंगे, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड तरीका है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने का। आइए चलते हम अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट में इसे बोला जाता है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EMF। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेल विभव या फिर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो कोई सेल अधिकतम जितना वोल्टेज उत्पन्न करता है उसे ही हम सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में आप न्यू बैटरी लिए, न्यू सेल लिए, तो जब आप नया सेल लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेल की जो क्षमता है वो है 1.5 वोल्ट। तो सेल की इस अधिकतम क्षमता को यानी कि 1.5 वोल्ट को ही हम कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। तो जब आप उस सेल को अपने घर लाएंगे और उसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी जो क्षमता होती है यानी कि उसका जो वोल्ट होता है वो कम होने लगता है। तो सेल ने अधिकतम कितना वोल्टेज दिया आपको, वही कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। आइए हम देखते हैं कि EMF यानी कि विद्युत वाहक बल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि हम EMF की गणना करना चाहेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड।
तो इस सूत्र में हम देखेंगे कि जो ये ई सेल है ये प्रदर्शित करता है सेल विभव को, और हम सेल विभव को हम ईएमएफ भी कहते हैं। और वही बात करें हम ई कैथोड की, तो ई कैथोड को हम कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और ई एनोड को हम बोलेंगे एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी सेल की ईएमएफ यानी कि सेल विभव की गणना कर सकते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर हम चाहें तो ईएमएफ यानी कि सेल विभव की एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो वह परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो किसी भी सेल के कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम सेल विभव या फिर ईएमएफ कहते हैं। तो सेल विभव को हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, और याद रखिएगा सेल विभव को ही हम विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कहते हैं। हम चाहे तो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं और एक और तरीके से इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो हमारा जो नया फार्मूला बनता है वो क्या है, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब इसे हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था लोन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जैसा कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रोड विभव यानी कि कोई सेल बनाते हैं तो लेफ़्ट साइड हम हमेशा एनोड को रखते हैं, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से उस पर निगेटिव चार्ज बनते हैं। तो यहाँ पर जब ऊपर हम लोगों ने फार्मूले में देखा लिखा था ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो हम देख सकते हैं कि कैथोड जो होता है हमारा राइट साइड होता है, और जो एनोड होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड होता है। तो यहाँ पर हमने बस फार्मूले में एक चेंजेस कर दिया, कैथोड की जगह राइट साइड लिख दिया, और एनोड की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया। तो इसलिए हमारा जो नया फार्मूला बना वो फार्मूला बना ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट का मतलब ई कैथोड हो गया, और ई लेफ्ट का मतलब ई एनोड हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानक सेल विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो जब हमारा सेल विभव मानक परिस्थितियों में हो, यानी कि मानक परिस्थितियों में जब हम सेल विभव को ज्ञात करते हैं उसी को हम बोलते हैं मानक सेल विभव। मानक परिस्थितियाँ क्या होंगी, अभी हम लोगों ने पीछे देखा। तो मानक परिस्थितियाँ का मतलब जो विलयन की सांद्रता होगी वो होगी 1 मोलर, और जो विलयन का ताप होगा वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। यही हमारा होगा मानक परिस्थितियाँ। तो यदि हमारा जो सेल विभव हो यदि मानक परिस्थितियों में हो तो उसे हम सेल विभव नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे मानक सेल विभव। और मानक सेल के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बिंदु यानी कि छोटा सा जो जीरो लगा है ये मानक परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है, और इसे हम बोलते हैं नॉट। तो जब भी हम मानक परिस्थितियों की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ई नॉट को यूज़ करते हैं। तो यदि हम इस फार्मूले में देखें तो इस फार्मूले में ई नॉट सेल प्रदर्शित करता है मानक सेल विभव को, और ई नॉट कैथोड प्रदर्शित करता है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ई नॉट एनोड प्रदर्शित करता है एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इस फार्मूले को आप चाहे तो भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था या देखा था कि जो कैथोड होता है वो राइट साइड होता है और जो एनोड होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। तो इस तरह हमारा जो फार्मूला बनेगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ़्ट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी विचार देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।